अगर आप लोग किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जब आप लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं उसके बाद आप लोगों से कहता हूं कि आप लोग मॉक टेस्ट दिया करिएगा। अधिक से अधिक मॉक टेस्ट आप लोगों को देना चाहिए। इससे क्या रहेगी कि आपकी तैयारी का लेवल आपको मालूम चलेगा, जो कमियां रह गई होंगी उन कमियों के बारे में मालूम चलेगा, सुधारने का मौका आपको मिला करेगा। और अभी तक हम लोग 6 टेस्ट खत्म कर चुके हैं, ये 7वां टेस्ट है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपकी स्टेट पीसीएस में भी पूछ लेता है, सिविल सर्विस में भी पूछ लेता है, और बहुत सारे वनडे एग्जाम होते रहते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, शिक्षक भर्तियां, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, दरोगा के लिए होता रहता है। तो इन सब में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टेस्ट को आप लोग भी दीजिए और अपना स्कोर जरूर आप लोग बताया करिएगा कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोग सही दे पाए। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि भारत एशिया के किस भाग में देखने को मिलेगा। जो एशिया महाद्वीप है इसमें भारत किस तरफ देखने को मिलेगा? पूर्वोत्तर एशिया, उत्तरी एशिया, मध्य एशिया या दक्षिण एशिया? तो आप सभी को मालूम होगा कि कहां देखने को मिलेगा। दक्षिण एशिया में देखने को मिलेगा क्या भारत? तो भारत एशिया के दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में है। भारत तीन तरफ से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और भारत की भूमि सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार से लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, ये भी याद रखिए। जलीय सीमा हमारी चाइना से भी लगती है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें आप लोग डी ऑप्शन लगा देंगे। क्या? डी ऑप्शन लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा आपको देखने को मिलेगा? NH1, NH7 और NH16 और NH24। तो आप सभी जानते हैं कि 7 है इसमें, लेकिन NH7 को आप लोग 44 के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? NH44 के नाम से जानते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, 44। और यह उत्तर में श्रीनगर से शुरू होता है, दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी लंबाई आप देखिए 3745 किलोमीटर देखने को मिलेगी, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में देखने को मिलेगा? राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं? तो बुक्सा बाघ परियोजना पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार जिले में देखने को मिलेगा। यह बाघ अभ्यारण्य भारत के 5वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में साल 1983 में बना था, और यह अभ्यारण्य 760 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की। तो आप सभी जान को मालूम होना चाहिए, कोलकाता इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। किसकी? पश्चिम बंगाल की। और इसकी अंतरराज्यीय सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है, ये भी याद रखना चाहिए। और यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे कितनी सीटें देखने को मिलेगी? कहाँ? पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं। कितनी? 294 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी? 16 सीटें हैं। और लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 42 सीटें आपको देखने को मिलेगी। इसका क्षेत्रफल कितना देखने को मिलेगा? 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया? कार्बेट नेशनल पार्क, ये बांदीपुर नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, और इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो ये आप सभी को मालूम होगा कौन सा है। ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, कार्बेट नेशनल पार्क की बात कर रहा हूं मैं। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना साल 1936 में हुई थी। पहले इसका नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान था। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में देखने को मिलेगा और फोडीवाल गढ़वाल जिले में स्थित है। और देखिए इसकी उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था राज्य। देहरादून इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है आपसे कि भारतीय गैंडे कहां पाए जाते हैं? भारतीय गैंडे कहां पाए जाते हैं? बताइए। काबिल राष्ट्रीय उद्यान, या फिर आप देखेंगे कि ये आप लोगों को देखने को मिलेगा गिर वन अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा। तो भारतीय गैंडे यानी एक सींग वाले गैंडे मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। ये याद रखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसके लिए फेमस है। कौन सा? तो इसमें आप लोग डी लगा दोगे। क्या लगा दोगे?
डी ऑप्शन लगा दोगे, काजीरंगा। काजीरंगा असम के गोलाघाट, नागांव, सोनितपुर जिलों में फैला हुआ है। यह ब्रह्मपुत्र नदी कार्बी पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा को साल 1985 में यूनेस्को विश्व धरोहर भी घोषित किया गया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज की बात हो रही है यूनेस्को की, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को, चलिए आप लोगों को असम के बारे में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि असम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। दिसपुर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी आप लोगों को। और इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो राज्यों में इसकी सीमा किस किस से लगती है, ये जरूर क्वेश्चन पूछ लेता है। पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 126 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। कितनी? 126 सीटें हैं। अब राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या, असम, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि भारत में किस जलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भारत में किस जलाशय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? बताइए। लेखाहिया, भीमबेटका, घघरिया, आदमगढ़। तो आप सभी को बता दूं कि भारत मध्य प्रदेश के भीमबेटका का जलाशय से सबसे ज्यादा चित्र मिले हैं। भीमबेटका की पहाड़ी पर करीब 600 गुफाएं और जिनमें से करीब 275 गुफाएं प्राचीन काल से जुड़े हुए। ये भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है इससे। तो भीमबेटका लगा दीजिए। मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी में देखने को मिलेगा। भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पे है आपका ये मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें भीमबेटका लगा दिया होगा। अगला है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल से लगती है? और देखिए अगर हम बात करें नेपाल से किस किस राज्यों की सीमा लगती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा किसकी लगती है, पश्चिम बंगाल की। किसकी लगती है? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल तो इसमें है नहीं, सिक्किम है, तो सिक्किम लगा देंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब आप कहोगे सिक्किम के बारे में कुछ बता दीजिए, तो यहाँ विधानसभा में 32 सीटें हैं, छोटा राज्य है। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 7,096 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका सिक्किम। और सिक्किम की आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, चाइना, भूटान से लगती है, राज्यों में पश्चिम बंगाल से केवल लगती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। तटीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग, प्रायद्वीपीय पठार, गंगा का मैदान। तो ये प्रायद्वीपीय पठार आपको देखने को मिलेगा। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यह एक पठार है, पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। तो इसमें सी ऑप्शन लगा देना आप लोग, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? देखिए भारत में स्थित नहीं है, बाकी आप सभी जानते हैं कि भारत में स्थित है। तो आप सभी को मालूम है K2 भारत में स्थित है, बिल्कुल स्थित है। और कंचनजंगा भारत में स्थित है। नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट नहीं है, ये नेपाल में आपको देखने को मिलता है। तो आप देखते हैं कि यह हिमालय का भाग है और इसकी लंबाई 8,848 मीटर देखने को मिलती है ना, तो उसी की बात हो रही है। तो इसमें आप लोगों ने सी ऑप्शन लगा दिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला कह रहा है, इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से जो मिलाता है? तमिलनाडु से मिलाता है, बताइए। केरल को तमिलनाडु से। और देखिए केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तमिलनाडु की चेन्नई देखने को मिलेगा। तो ये थालघाट, सिपकिला, पालघाट, भोरघाट, तो पालघाट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तमिलनाडु आपस में जुड़ते हैं केरल से, यह दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का? 30 का, 20 का, 35 का, या आप देखते हैं कि कितना, 40 का। तो ये आप देखते हैं अक्षांशीय विस्तार लगभग, ये आप देखिए 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट के अंतर के बीच देखने को मिलता है ना। और ये आप देखिए देशांतर, पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा दोनों के भी 30 डिग्री का है, तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? 20, 30, 40 और 50। तो इसमें भी आपको 30 ही देखने को मिलेगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ हुआ।
भारतीय रंगमंच में यौनिक का पर्दा का आरंभ किन्होंने किया? ये आप देख, पार्थियनों ने, शकों ने, यूनानियों ने और कुषाणों ने। तो ये यूनानी थे। कौन थे? यूनानियों ने किया था। भारतीय रंगमंच में यौनिका या पर्दे की शुरुआत यूनानियों ने की थी। ये आप लोग जरूर याद रखिए। यौनिका का शब्द का मतलब है पर्दा। यूनानियों ने भारतीय रंगमंच में कई अवधारणाएं और तकनीकें पेश की थी। तो इसमें आप लोगों ने सी ऑप्शन लगा दिया होगा। अगला है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? भारत में सोने की मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? शकों ने, कुषाण ने, यूनानी ने, पार्थियन ने। तो आपको बता दूं कि भारत में स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले कुषाण वंश के राजाओं ने चलाई थी। कुषाण वंश के राजाओं ने बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए थे। यह सिक्के उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में मिले हैं। ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। कुषाणों ने चलाई थी। इसमें सी बी ऑप्शन है बिल्कुल ठीक। कई लोग आप देखते हैं कि यूनानियों को इसका श्रेय देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये कह रहा है आपसे कि मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभाजित था? 12, 10, 4, 7। 7 में था। इसमें आप देखिए 7 वर्गों में, इनमें थे दार्शनिक, किसान, चरवाहा, व्यापारी, योद्धा, पर्यवेक्षक, पार्षद। और मेगास्थनीज ने ये बातें अपनी एक किताब इंडिका में लिखी हैं। ये भी पूछ लेता है, इंडिका की किसकी किताब है? मेगास्थनीज की। तो इसमें आप लोगों ने लगा दिया, क्या लगाया? डी। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया? ये आप देखिए, अशोक ने, फाहन ने, कनिष्क ने, हर्ष ने। तो भैया कनिष्क ने किया था। किसने? कनिष्क ने किया था। महान कुषाणों के महान सम्राट था ना, उसी की बात हो रही। चलिए अगले, सी ऑप्शन लगा देना इसमें। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है? 5 घंटे 10 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट, 5 घंटे 20 मिनट। तो आप सभी जानते हैं कि 5 घंटे 30 मिनट है, यानी 5.5 घंटे है। यानी बी ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल इसमें राइट है। कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? कुंभ का, सूरजकुंड, पुष्कर का मेला, सोनपुर का। ये पुष्कर का मेला आप लोगों ने देखा होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसके होकर कर्क रेखा गुजरती है? अब देखिए, कर्क रेखा होकर गुजरती है, आप लोगों को बता दूं, एक तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों से जाती है। तो इसमें कौन सा है? झारखंड से जाती है, तो बिल्कुल झारखंड हो जाएगा इसमें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक कह रहा है पटकाई बुम नागा हिल, लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में देखने को मिलेगी? ये आप देखें किस भाग, विंध्याचल, सतपुरा, पूर्वोत्तर या पूर्वी घाट। तो ये सब आप देखते हैं कि ये पहाड़ियां पूर्वोत्तर भाग में देखने को मिलेंगी। तो इसमें आप लोग सी ओ लगा दोगे, पूर्वोत्तर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर, औरंगजेब, अकबर, हुमायूं, कौन था? बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। उसका जन्म जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर तैमूर चंगेज खां के वंशज था। बाबर ने 1526 में पानीपत के पहले युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी और 1529 में घग्गर पर जीत हासिल की थी इसने। ये भी याद रखे, बाबर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है इसमें। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला है खानवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक ने लड़ा? ये तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा, किसने? बाबर ही ने लड़ा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? चौसा का युद्ध किस किसके बीच हुआ? औरंगजेब के, शेरशाह के, अकबर शेरशाह, बाबर शेरशाह और हुमायूं शेरशाह। चौसा का युद्ध तो ये हुआ था किसके? चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं अफगान शेरशाह सूरी के बीच लड़ा कहते हैं। ये युद्ध 26 जून 1539 को बिहार में चौसा में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की जीत हुई थी। तो हुमायूं शेरशाह, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? बाबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, अकबर ने। तो ये अकबर ने। किसने? कहते हैं कि 16 कुल की नीति मुगल बादशाह अकबर ने अपनाई थी। यह नीति धार्मिक सहिष्णुता और शांति को बढ़ावा देने का एक तरीका था। डी हो जाएगा। इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट, नेशनल
मोनार्च का दर्जा किसे दिया? बाबर, अकबर, शाहजहां, हुमायूं? बताइए किसे दिया? अकबर को ही देगा और किसे देंगे? अकबर। बी ऑप्शन होगा, सम्राट। और अकबर ने हिंदू और मुसलमानों के बीच सामाजिक एकता स्थापित करने के लिए कई प्रयास भी किए थे, ये भी आप लोग जानते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज का जो टेस्ट है इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कितना स्कोर रहा है, अपना स्कोर जरूर आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।